हाय फ्रेंड्स। आज हम स्पायरोमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्पायरोमेट्री एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, एक लंग फंक्शन टेस्ट है, एक फेफड़े का ऐसा टेस्ट है जो कई बार आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। ये टेस्ट एक एफर्ट डिपेंडेंट टेस्ट है। तो पेशेंट्स जब आते हैं, आकर के वो अपना एफर्ट लगाते हैं, गहरी सांस लेकर के ज़ोर से फूंक मारते हैं और मशीन के ऊपर कुछ डेटा रिकॉर्ड होता है और फिर हम देखते हैं कि पेशेंट ने ठीक से टेस्ट किया कि नहीं। इस टेस्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोचिंग अच्छे से हो, आपको चीज़ समझ में आती हो कि आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है। अगर आपको ठीक से बात समझ में आती है कि आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, आपको कैसे करना है, तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको आने से पहले सारी चीज़ों का अगर ज्ञान हो, अगर आपको पता हो कि क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप ये टेस्ट ज़्यादा सक्सेसफुली कर पाएँगे। ठीक है? डिस्क्लेमर। तो मैं आपको एक यहाँ कुछ मशीन दिखाऊँगा, कुछ आपको इंटरफ़ेसेस दिखाऊँगा कि हम टेस्ट कैसे करते हैं। अब अलग-अलग डॉक्टरों की जो मशीनें हैं साहब, वो अलग-अलग हो सकती हैं और सबके समझाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। तो मोटा-मोटी 90-95% जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो हर जगह बात वैलिड है। लेकिन आपके डॉक्टर के समझाने का तरीका अलग हो सकता है, आपके जिस क्लिनिक पे जा रहे हो वहाँ पे रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का समझाने का तरीका अलग हो सकता है, उनकी मशीन अलग हो सकती है, उनकी मशीन का इंटरफ़ेस अलग हो सकता है। तो आपके डॉक्टर साहब जैसे आपको बताएँ, आपको उनकी एडवाइस सुननी है, लेकिन मोटा-मोटी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, वो तो भी आपको हेल्प करेंगी, बट फाइनल जो बात है आपको आपके लोकल डॉक्टर की सुननी है। क्योंकि मशीन सबकी अलग-अलग होती है और सबके इंटरफ़ेसेस अलग-अलग होते हैं और सबके इंस्ट्रक्शन देने का तरीका थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। तो पहली चीज़, हम स्पायरोमेट्री करते किस लिए हैं? अगर आपको स्पायरोमेट्री सजेस्ट किया गया है या आपके बच्चे के लिए या आपके मरीज़ के लिए, तो चांसेज़ हैं कि आपका डॉक्टर आपको फेफड़े की कोई बीमारी सोच रहा है, कोई बीमारी उसके दिमाग में है। फेफड़े की 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं, एक जिनको हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिज़ीज़ेज़ कहते हैं और दूसरा जिनको हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ेज़ कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ेज़ में ये सिर्फ़ एक इंडिकेशन देता है स्पायरोमेट्री, ये फाइनल टेस्ट नहीं है। तो अगर हमें लगता है स्पायरोमेट्री के बाद कि अगर ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिज़ीज़ की तरफ गाड़ी जा रही है, वैसी कुछ बीमारी निकल के आ रही है, तो ये जस्ट एक पहला स्टेप है। कन्फर्मेटरी टेस्ट दूसरे होते हैं जिसमें हम लंग वॉल्यूम्स चेक करते हैं और वो हाइली स्पेशलाइज़्ड टेस्ट हैं। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेज़ हैं, उसमें स्पायरोमेट्री आज की तारीख में गोल्ड स्टैंडर्ड है और वही डायग्नोज़ करता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ है या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ नहीं है। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ होता क्या है? बेसिकली जो आपके फेफड़े हैं उसमें बहुत सारी साँस की नलियाँ हैं और अगर ये साँस की नलियाँ जितने साइज़ की होनी चाहिए अगर उससे छोटी हैं, अगर उससे ज़्यादा नैरो हो रखी हैं, तो हवा को अंदर आने और बाहर जाने में दिक्कत होगी और ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके फ्लो में। ये ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिज़ीज़ है। और वही अगर साँस की नलियाँ खुली हुई हैं, तो हवा ज़्यादा आसानी से अंदर-बाहर आ जा सकती है। तो ये हम टेस्ट से पता कैसे करते हैं कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ है? तो हम बेसिकली कहते आपको ये हैं कि आप एक बिल्कुल गहरी साँस लीजिए, मैक्सिमम जितना आप गहरी से गहरी साँस ले सकें, मैक्सिमल इंस्पिरेशन लीजिए और फिर उसके बाद हम आपको कहते हैं फ़ोर्सफुली एक्सपायर करिए, जितना तेज़ी से आप कर सको और ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ कि हम कैसे कराते हैं। तो जब आप तेज़ी से हवा फूँक मार के बाहर निकालते हो, बिल्कुल डीपेस्ट इंस्पिरेशन के बाद, तो आप जितनी हवा निकाल पाते हो ना, उसे हम फ़ोर्स वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, कि आपने डीप इंस्पिरेशन लिया और तेज़ी से फ़ोर्सफुली आपने पूरे फेफड़े को खाली कर दिया। ये आपकी फ़ोर्स वाइटल कैपेसिटी है। अब इस फ़ोर्स वाइटल कैपेसिटी का कितना फ्रैक्शन, कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज आप पहले 1 सेकंड में निकाल पाए, वो फ्रैक्शन एक बहुत अच्छा मार्कर है, ये बताने के लिए कि आपकी साँस की नलियों में रुकावट कितना है। अगर आपकी साँस की नलियाँ ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड हैं, ज़्यादा नैरो हैं, उनके थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन है फ्लो का, तो जब आप फ़ोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड में आप बहुत ज़्यादा एयर निकाल नहीं पाएँगे, क्योंकि एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है। वहीं अगर साँस की नलियाँ ज़्यादा खुली हुई हैं, तो फिर आप ज़्यादा हवा निकाल पाएँगे। तो ये एक बहुत अच्छा मार्कर हो जाता है।
और हम डीप इंस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं कि आप मैक्सिमम ब्रीथ इन कर लीजिए, सबके फेफड़े का साइज़ अलग है, तो अल्टीमेटली मेरे लिए रेशियो मैटर करता है, फ्रैक्शन मैटर करता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने डीपेस्ट इंस्पिरेशन लिया हो, मैक्सिमल इंस्पिरेशन लिया हो, ये टेस्ट करने से पहले। अब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको टेस्ट और डिटेल में समझाता रहूँगा। तो जिस दिन आप टेस्ट करने आएँगे, आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, पहला कि उस दिन आप बहुत हेवी मील लेकर के ना आएँ। अगर आप हेवी मील लेकर के आएँगे तो रिपोर्ट ठीक से नहीं हो पाएगी, वैल्यूज़ रिलायबल नहीं होंगी। उस दिन अल्कोहल लेकर के ना आएँ, उस दिन आप शराब पी कर के ना आएँ, उस दिन आप स्मोक करके ना आएँ। ये सारी आपकी वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। देन 4 से 6 घंटे के अंदर आपने कोई विगरस फिज़िकल एक्टिविटी ना की हो। इन सब चीज़ों से भी आपकी वैल्यू लंग फंक्शन टेस्ट की, आपकी स्पायरोमेट्री की इफ़ेक्ट हो सकती है। देन जब आएँ तो बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन के ना आएँ। अगर बहुत ही टाइट फिटिंग क्लोथ्स हैं जो आपके चेस्ट को दबा रहे हैं या आपके एब्डोमेन, आपके पेट को दबा रहे हैं, तो अगर वो आपके डीप इन्हेलेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आप डीपेस्ट इंस्पिरेशन ले ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके क्लोथ्स उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप डीप इंस्पिरेशन नहीं ले पाइएगा तो टेस्ट ठीक से नहीं हो पाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि उस दिन थोड़े से लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहन के आइए, बहुत ही टाइट एकदम चिपके हुए कपड़े पहन कर के उस दिन मत आइए। आपको अगर स्पाइरोमेट्री के लिए बुलाया जा रहा है, चांसेस हैं कि आप कोई इन्हेलेशनल थेरेपी पे हो सकते हैं ऑलरेडी। तो चाहे किसी भी फॉर्म में इन्हेलेशनल थेरेपी हो, चाहे सिंपल मीटर डोज़ इन्हेलर हो, चाहे आपका ब्रेथ एक्चुएटेड इन्हेलर हो, चाहे आपके ड्राई पाउडर इन्हेलर्स हों या आप नेबुलाइज़र्स हों, इनके अंदर की जो दवाइयाँ हैं, वो इन मशीन की रीडिंग्स को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो जिस दिन आपका डॉक्टर साहब ने आपका शेड्यूल किया होगा स्पाइरोमेट्री का टेस्ट, उसी दिन हम यूजुअली पेरेंट्स को बता देते हैं या पेशेंट्स को बता देते हैं कि अगर आप इन दवाइयों के ऊपर हो, तो आपको कितनी देर के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है टेस्ट के पहले। तो कुछ शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं जिनका बहुत जल्दी असर चला जाता है। उनमें हम कहते हैं कि टेस्ट के 4-6 घंटे पहले ये आप दवाइयाँ ना लें। ये इन्हेलर ना लें या ये ड्राई पाउडर इन्हेलर ना लें या ये नेबुलाइज़र ना लें। कुछ जो इंटरमीडिएट एक्टिंग वाली हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, उनमें हम कई बार आपको बोलते हैं कि 48 आवर्स तक ना लें, ठीक है? ये टेस्ट करने के पहले। कुछ और दवाइयों में हम और लंबे समय के लिए भी आपको हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये ना लें, ये टेस्ट के रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है उतने के लिए। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन जब आपका स्पायरोमेट्री शेड्यूल किया गया होगा, तभी दे दिया गया होगा डॉक्टरों की तरफ से, तो उस चीज़ को आपको फ़ॉलो करना है। बस उस इंस्ट्रक्शन को ना भूलें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद जब आप क्लिनिक पहुँचते हैं, तो सबसे पहले आपके एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स नापे जाते हैं। ये देखा जाता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट कितनी है, आप किस एथनिसिटी को बिलॉन्ग करते हैं, क्योंकि आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी हाइट क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपके जो लंग फंक्शन टेस्ट में जो वैल्यूज़ आएँगी, इनके इंटरप्रिटेशन को अफ़ेक्ट करती हैं। तो ये डेटा हमारा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ये भी पता करते हैं कि अगर आप स्मोकर रहे हो, तो कितने टाइम से स्मोकर रहे हो और आप कितनी सिगरेट पीते थे। ये सब प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्ट करने के बाद जो भी वहाँ का डॉक्टर होता है या जो टेक्नीशियन होता है, वो समझा देता है कि आपके क्लिनिक में ये टेस्ट कैसे किया जाता है। हर क्लिनिक के टेस्ट करने का तरीका साहब अलग-अलग हो सकता है और अलग-अलग इंटरफेसेस हो सकते हैं, मशीन के स्क्रीन्स अलग दिख सकते हैं, लोगों के प्रॉम्प्ट्स देने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले आपका जो टेक्नीशियन है या जो आपका डॉक्टर है, वो आपके क्लिनिक में टेस्ट कैसे किया जाता है, वो समझा दे। मोटा-मोटी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ़ करने के तरीके में 19-20 का वेरिएशन हो सकता है। तो आप एक बार उस चीज़ को समझ लें, आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं, आप उनसे पूछ लें, उसके बाद हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। टेस्ट की शुरुआत में जो पहला स्टेप है, वो है नोज़ क्लिप। तो नोज़ क्लिप आप नाक के ऊपर लगाते हैं और मैं स्पेशली बच्चों को ये बताना चाहूँगा, छोटे बच्चों को, कि बेटा ये जो नोज़ क्लिप का ये जो मटीरियल है, ये बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी मटीरियल है। तो ये नाक को दर्द नहीं करता, आपको कोई दर्द नहीं होने वाला है। हम सिर्फ़ नाक को जैसे थंब एंड फिंगर्स के बीच में जैसे दबा लेते हैं ना, तो जैसा फ़ील होता है, बिल्कुल वैसा ही फ़ील होने वाला है। ये पेनफुल बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट मटीरियल है। ये हम इसलिए लगाते हैं
कि अगले स्टेप में जब मैं नाक के ऊपर क्लिप लगा दूँ, तो नाक से मैं हवा अंदर ना लूँ और बाहर ना छोड़ूँ। हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दवा हम ये जो सॉरी हवा है, ये हम सिर्फ़ मुँह से अंदर खींचे और मुँह से बाहर छोड़ें। नाक को हम बिल्कुल ब्लॉक कर दें, नाक का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए इस टेस्ट में। अगला चीज़ है, नेक्स्ट स्टेप हम मशीन उठाते हैं स्पाइरोमीटर जो भी उसका इंटरफ़ेस है और उसके माउथपीस के साथ एक बैक्टीरियल वायरल फ़िल्टर होता है। ये बैक्टीरियल वायरल फ़िल्टर एक डिस्पोज़ेबल फ़िल्टर है जो हर पेशेंट में अलग इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके केस में एक नया इस्तेमाल हो। ये हम सारे डॉक्टर्स ध्यान रखते हैं और ये करने के बाद आपका एक नया बैक्टीरियल वायरल फ़िल्टर इसमें लग जाता है। अब ये जो आपका माउथपीस है, इसे आप मुँह के अंदर रखेंगे और ऊपर का दाँत ऊपर, नीचे वाला दाँत इस माउथपीस के इस पीस प्लास्टिक के पीस के नीचे और जो आपकी जो टंग है, वो जीभ इसके नीचे होनी चाहिए। जीभ आपके माउथपीस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकती। अगर आपकी जीभ माउथपीस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी तो जब हवा अंदर खींच रहे होंगे, बाहर छोड़ रहे होंगे, अब वो रीडिंग इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो फिर आप क्या करते हो? आप इसको मुँह के अंदर लेते हैं, ऊपर का दाँत ऊपर, नीचे का दाँत नीचे, जीभ नीचे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में ये करने के बाद आप लिप से एयर टाइट सील कर लेते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ ये एयर टाइट सील बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जितनी भी हवा अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं वो पूरी की पूरी मशीन के थ्रू जानी चाहिए सो दैट पूरा डेटा रिकॉर्ड हो कि कितना फ्लो रेट है, कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है और जितनी हवा इधर-उधर लीक होगी आपके नाक से अंदर बाहर जाएगी, वो मशीन रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो जब मशीन सारी वैल्यूज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा और उस सिस्टम में लीकेज है और इधर-उधर से भी हवा लीक हो रही है, तो आपकी वैल्यू रिलायबल नहीं होगी, वो टेस्ट ठीक से होना मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल लिप से एयरटाइट सील करें और उसके बाद हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो जो टेस्ट की शुरुआत होती है, तो उसमें पहले हम आपको माउथपीस अंदर रख के 2-4 बार नॉर्मल ब्रीथ करने की बात करते हैं सो दैट आप उस चीज़ को यूज़्ड टू हो जाओ एंड देन पहला स्टेप होता है डीप इंस्पिरेशन। हम आपको लेते हैं बिल्कुल गहरी साँस लीजिए। ये टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। आसान है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आप साँस लेते हैं ना, तो आपको प्रॉम्प्ट करते रहते हैं और गहरा, और गहरा, और गहरा, और गहरा। आप आपको लगता है कि मैं गहरी साँस लिए जा रहा हूँ, ये तो और प्रॉम्प्ट किए जा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी फ्रीक्वेंटली जब हम आपको ये प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं, जो बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, जब वो सामने खड़े होते हैं या उस पेशेंट के रिलेटिव सामने खड़े होते हैं, तो कई बार नोटिस करते हैं कि सर इसकी तो आँखें चौड़ी होने लगी, इसकी आँखें काफ़ी फैल गई हैं, ये तो बड़ा एकदम ऐसे प्रोमिनेंटली देख रहा है जब आप टेस्ट ये कर रहे हो, ये बड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा होगा। अब जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, वो डीप फ़ोर्सफुल इंस्पिरेशन नहीं होता, डीप फ़ोर्सफुल इंस्पिरेशन नेचुरल नहीं है। तो 19-20 ये अनकम्फर्टेबल होगा, बहुत अनकम्फर्टेबल नहीं होता है, बट 19-20 अनकम्फर्टेबल होगा और आपकी आँखें जो चौड़ी हुए जा रही हैं, एक्चुअली हम उस साइन के लिए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मुझे पता है कि जब ये चीज़ मुझे दिख रही है, तब वाक़ई आपने डीप इंस्पिरेशन ले लिया है, ठीक है? फिर जब एक बार हम देख लें, इससे कोई ये कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर जब आपने एकदम बिल्कुल गहरी साँस ले ली, तो उतने के बाद मैं इंस्पिरेटरी होल्ड की बिल्कुल बात नहीं करता। जैसे ही आप हम कहते हैं कि बिल्कुल आप भई पीक पे पहुँच गए हो, अब इससे आप गहरी साँस नहीं ले सकते। उसके बाद हम ब्लास्ट आउट कराते हैं कि तुरंत आप साँस बाहर छोड़िए और जितनी तेज़ी से हो सकता है, उतनी तेज़ी से छोड़िए। 2 सेकंड से ज़्यादा का इंस्पिरेटरी होल्ड नहीं हो सकता, वरना आपकी रीडिंग फॉर सर्टेन टेक्निकल रीज़न्स गलत आ जाएँगी। फिर जब हम साँस बाहर छोड़ने की बात करते हैं, तो फिर से एयर लीक नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा हवा माउथपीस के अंदर से जाना चाहिए कि मशीन पूरा डेटा कलेक्ट कर सके, ठीक है? जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हो, तो पूरा दम लगा देना होता है, लिटरली हम ब्लास्ट आउट कहते हैं। ये जितना मैक्सिमम दम लगाया जा सके, उतना मैक्सिमम दम लगा के जितनी तेज़ी से आप हवा बाहर फूँक मार सकते हैं, उतना फूँक मारिए। बहुत सारे लोग जिनके चेहरे का रंग साफ होता है या जो थोड़े गोरे होते हैं, वो लाल दिखने लग जाते हैं। डोंट फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट। वी एक्चुअली एक्सपेक्ट इट और अगर आप ये कर रहे हो, तो आप वाक़ई बहुत अच्छे से कर रहे हो और मुझे पता है आपने पूरा दम लगा दिया है। बहुत से लोगों की नसें या वेन्स आपको प्रोमिनेंट दिखने लग जाएँगी। ये घबराने वाली चीज़ नहीं है। दिस इज़ गुड। आपने पूरा दम लगाया है
और मुझे पता है आप पूरा फ़ोर्सफुली एक्सपायर किए जा रहे हो, आप लाल दिख रहे हो, आपकी वेन्स प्रोमिनेंट दिख रही हैं, आपकी नसें प्रोमिनेंट दिख रही हैं, वाक़ई आप ज़ोर से दम लगा के आप फ़ोर्सफुली इस मैन्यूवर को कंप्लीट कर रहे हो। फिर जब हम ये करते रहते हैं तो हम कहते हैं कि साहब आपको जब भी लगे कि भले आपको लोगों को ना बहुत जल्दी लगने लगता है कि उनका फेफड़ा पूरा खाली हो गया, उन्होंने पूरी हवा निकाल दी। बट जब हम मशीन के ग्राफ पे देखते रहते हैं ना, तो भी जैसे-जैसे टाइम निकलता जाता है ग्राफ तो भी अप स्लोपिंग होता है। और जब तक ये ग्राफ अप स्लोपिंग है, आप प्लेटू पे नहीं पहुँचे हैं और जब तक आप प्लेटू पे नहीं पहुँचे हैं, मैं आपको यही बोलूँगा कि साहब अभी भी फूँकते रहिए, फूँकते रहिए, फूँकते रहिए। आपको यही प्रॉम्प्ट मिलता रहेगा कि अभी साँस अंदर नहीं खींचनी है। भले आपको लगता है फेफड़ा खाली हो गया है, आप फिर भी फेफड़ा खाली करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। क्योंकि अगर वो ग्राफ राइज़ किए जा रहा है तो थोड़ा ही सही, आप अभी भी फेफड़ों से हवा बाहर निकाल पा रहे हो। प्लीज़ कीप डूइंग इट। ठीक है? फिर उसके बाद जब वो प्लेटू आ जाएगा तब हम आपको कहते हैं कि अब आप फिर से डीप फ़ोर्सफुल इन्हेलेशन लीजिए, जितना तेज़ी से ले सकते हैं, जितना फ़ोर्सफुली ले सकते हैं, उतना फ़ोर्सफुली लीजिए। जब हम आपको एक्सपायर करने की बात कर रहे होते हैं कि आप एक्सपायर करते रहिए, बाहर साँस छोड़ते रहिए, तो कई बार हम कुछ इंसेंटिव्स को यूज़ करते हैं, ये चालू रखने के लिए कि आप साँस बाहर छोड़ते रहिए, बाहर छोड़ते रहिए। और मैं जो मशीन यूज़ करता हूँ, उसमें काफ़ी कॉमनली ये मैं बर्थडे कैंडल्स वाला कार्टून यूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें जब आप फूँकना चालू करते हैं, उसमें सारे कैंडल्स जले हुए होते हैं और आपको तब तक फूँकते रहना है, जब तक कि सारे कैंडल्स बुझ ना जाएँ। ये स्पेशली मुझे बच्चों में बहुत हेल्प करता है, बट इवन एडल्ट्स में भी हेल्प करता है। तो जब आप ये हमारा स्क्रीन हमें कैसे दिखता है, वो मैं वो दिखा रहा हूँ। तो अभी आपने एक्सपायर करना चालू नहीं किया है, आपने फूँकना, एक्सहेल करना चालू नहीं किया है, तब तक ये सारे कैंडल्स जले हुए हैं और आपको तब तक फूँकते रहना है, जब तक सारे कैंडल्स बुझ ना जाएँ। जब सारे कैंडल्स बुझ जाएँ, तो उसके बाद आप फूँकना बंद कर सकते हैं। अब हर लोगों की मशीन में ज़रूरी नहीं है कि यही कार्टून हो, और भी कार्टून के वेरिएशंस आते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि आपके जो डॉक्टर साहब हैं उनकी मशीन में कौन से, और हर मशीन में कार्टून होता भी नहीं है। ये स्पेशली क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो बच्चों को उगते के लिए हम प्रॉम्प्ट कर पाएँ, उतने के लिए हमारा ये रखना ज़रूरी होता है और हमारे लिए वाक़ई बहुत हेल्पफुल होता है, ये इंसेंटिवाइज़ करना उनको कि आप बर्थडे कैंडल्स ब्लो आउट कर रहे हो। लेकिन ये मशीन में होना ज़रूरी नहीं है, तो बहुत लोगों के मशीन में नहीं होगा, बट वहाँ पे फिर आपका जो टेक्नीशियन है या डॉक्टर है, आप उसके प्रॉम्प्ट को फ़ॉलो करिए, जब तक वो बोलें कि साहब फूँकते रहो, आपको इन्हेल नहीं करना है। और फिर खत्म हो जाने के बाद जब वो बोलें कि अब आप डीप फ़ोर्सफुल इंस्पिरेशन लीजिए, तो उसके बाद आपको फिर से डीप फ़ोर्सफुल इन्हेलेशन करना है, जितनी तेज़ी से जितने फ़ोर्सफुली आप कर सकें, वो कर देना है। उतने के साथ आपका एक ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। ये एक बहुत ही आइडियल कर्व है। ये एक फ्लो वर्सेस वॉल्यूम का एक लूप है, जिसमें ये पार्ट एक्सपिरेशन वाला है, साँस बाहर छोड़ने वाला, और ये पार्ट इंस्पिरेशन वाला है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ही आपने लंग्स आपके पूरे भरे हुए थे, आपने फूँक मारनी चालू की, बहुत तेज़ी से हवा निकली, बहुत तेज़ी से हवा निकली, फ्लो एकदम तुरंत ही लिटरली एकदम वर्टिकल अप स्लोप होता है और आप इन नो टाइम आप पीक फ्लो पे पहुँच जाते हो। और फिर उसके बाद जैसे-जैसे आपका फेफड़ा खाली होता था, आप ज़्यादा-ज़्यादा बाहर हवा निकाले जा रहे हो, तो उसके बाद धीरे-धीरे ये आपका जो फ़ोर्सफुल एक्सपिरेशन के साथ जो फ्लो होता है, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है टिल वो ऑलमोस्ट फ्लो आना बंद हो जाए। और जब हमें दिख जाता है वॉल्यूम टाइम कर्व पे कि अब कर्व एकदम फ्लैट हो गया, उसके बाद हम कहते हैं कि अब आप डीप फ़ोर्सफुल इंस्पिरेशन लीजिए, और जब आप डीप फ़ोर्सफुल इंस्पिरेशन लेते हो, फिर ये आके यहाँ लूप क्लोज़ हो जाता है और ये आपका ट्रायल कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही आइडियल कर्व है। दूसरा, यहाँ पे ये वॉल्यूम टाइम कर्व है। तो वॉल्यूम टाइम कर्व में ये कितना आप एयर निकाल पाए वॉल्यूम वाइज़ अगेंस्ट टाइम का प्लॉट है। तो 1 सेकंड में इस पेशेंट ने लगभग 3.25 लीटर्स जितना निकाल दिया है। मेबी लगभग 2 सेकंड्स आते-आते रफली मेबी लुकिंग एट दिस ग्राफ मैं कह सकता हूँ कि 3.7 3.75 उस टाइप का उसने लीटर्स उसने एयर निकाल दी है। मेबी 4 सेकंड्स आते-आते ये ऑलमोस्ट 4 लीटर को टच कर गया है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम निकला जा रहा है ग्राफ अभी भी अप स्लोपिंग है। टिल हमें फ्लैट ना दिखे, टिल हम प्लेटू ना देख लें, हम आपको कहते हैं साहब डू नॉट इंस्पायर, कीप ब्लोइंग आउट, ब्लोइंग आउट, ब्लोइंग आउट, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, ये बहुत ज़रूरी है। फूँकते रहिए बाहर, ठीक है? आजकल के जो हमारे मॉडर्न मशीन्स आते हैं, वो साथ में आपने कितने अच्छे से टेस्ट किया,
उसके लिए उनमें काइंड ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। तो जैसे मेरी मशीन में 3 टाइप के स्माइलीज़ आते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन मतलब आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, येलो मतलब हाँ, ठीक है, काम चला हुआ है, काम तो हम चला ही लेंगे अगर आप इससे अच्छा नहीं कर पाए, एंड रेड यानी कि वाक़ई कुछ ऐसी मेजर गड़बड़ है, जो आपने ठीक से नहीं किया है। अ, इनमें कई बार हम इनको ओवरराइड करते हैं और ओवरराइड करने की हमारे पास वो मशीन के डेटा को रिव्यू करके, तो ओवरराइड करना हमें अलाउड है। पर सारी मशीनों में ये चीज़ नहीं होगी। फिर एक तो आपने ग्राफ का शेप देखा कि ग्राफ ठीक से हुआ है कि नहीं। बट जब ये ग्राफ करता है ना, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्राफ मेरा एक्सेप्टेबल है कि ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें बहुत तरह की एरर्स हो सकती हैं। कॉमनेस्ट एरर ये हो सकता है कि एयर टाइट सील ना रही हो लिप्स के आजू बाजू, मे बी आपका टंग ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो। हमने आपको बोला हो कि अभी आप एक्सपायर करते रहिए, एक्सेल करते रहिए, सांस बाहर छोड़ते रहिए, और आपने बीच में से इनहेलेशन चालू कर दी हो। या मे बी आपको हमने जैसे ही ब्लास्ट आउट करने को बोला हो, आपने शुरुआत में पूरा दम ही ना लगाया हो, शुरुआत में बड़ा आपने स्लो स्टार्ट किया हो, बाद में जाके आपने दम लगाना चालू किया हो। या ऐसा है कि हमने आपको बोला हो कि आप एक्सेल करते रहिए और एब्रप्टली आपने एक्सेलेशन बंद कर दी हो। तो कई तरह के एरर्स हो सकते हैं। ये टेस्ट बड़ा एफर्ट डिपेंडेंट है और उतना सिंपल नहीं है जितना ये कई बार साउंड करता है। तो हम उन ग्राफ्स को रिव्यू करते हैं कि कोई एरर है कि नहीं। अगर कोई एरर है जिस पे वो ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर हम ग्राफ्स को रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे कुछ एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, और अगर वो एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठता है, तो फिर उस ट्रायल को हम वैलिड लेके फिर हम अगले ट्रायल पे जाते हैं। हम आपसे बार-बार ट्रायल कराते हैं, और वो कराने का ये रीज़न है कि देखिए, ये एक फ़ोर्सफुल मैन्यूवर है और हम चाहते हैं कि आप पूरा ज़ोर से दम लगा कर के फूँक मारें। जब आप पूरा ज़ोर से दम लगा के फूँक मारते हो और आपने बिल्कुल डीपेस्ट इंस्पिरेशन ली हुई होती है, देन इन दैट केस जब आपका एफर्ट वेरिएबल नहीं है, तो जितनी जो वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं और जो ग्राफ जनरेट हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। लिटरली ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ओवरलैपिंग वैल्यूज़ हैं। यहाँ के भी ये जो वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल ओवरलैपिंग वैल्यूज़ हैं। तो ऑलमोस्ट एक जैसे आते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होगा, बट बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन साहब, अगर बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि एक बार आपका एफर्ट ज़्यादा है, एक बार एफर्ट कम है। शायद हम आपसे मैक्सिमल एफर्ट निकलवा ही नहीं पाए, और इस टेस्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपसे मैक्सिमल एफर्ट निकलवा पाएँ। रिपीटेबिलिटी से मेरा सिर्फ़ इतना मतलब है कि हर बार जब हम आपसे टेस्ट करा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वैल्यूज़ एक जैसी आ रही हैं। वो वैल्यूज़ एक-दूसरे के जितनी नज़दीक होती हैं, उतना टेस्ट मेरे लिए ज़्यादा रिलायबल होता है, उतना टेस्ट आपने ज़्यादा अच्छे से किया। ठीक है? तो हम इस टाइप के मिनिमम 3 रीडिंग्स लेने की फिर बात करते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि रियल लाइफ़ में जब आप टेस्ट करने बैठते हो, तो ये बड़ा क्विक होता है, करते कैसे हैं? ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। पहला, हम एक नोज़ क्लिप लेते हैं, हमने नाक पे लगाया, यहाँ से एयर लीक ना हो उसके लिए। फिर हमने माउथपीस मुँह में रखा, गहरी साँस ली और ज़ोर से फूँक मारना चालू किया। हम आपसे ज़ोर से फूँक देखिए, अब अभी भी ये कैंडल चालू है, जल रहा है। ये कैंडल जलता रहेगा और ये ग्राफ फ़िलहाल ऊपर जाए जा रहा है। आपको जितना भी लगे कि लंग्स खाली हो गए, तो भी जब तक हम आपको प्रॉम्प्ट ना दें, फूँकते रहिए, फूँकते रहिए, फूँकते रहिए। फिर उसके बाद जब आपको प्रॉम्प्ट देंगे, ये कैंडल्स बुझ गए हैं, उसके बाद आपको डीप फ़ोर्सफुल इन्हेलेशन करना है। और उतने के बाद आपका ये ट्रायल फिनिश हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ इन रियल वर्ल्ड जब आप करने बैठते हैं, तो इतना क्विकली ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके ग्राफ्स बन जाते हैं, फिर उन ग्राफ्स को हम एक्सेप्टेबिलिटी के लिए रिव्यू करते हैं, और बार-बार वो देख के हम रिपीटेबिलिटी के लिए रिव्यू करते हैं। चलिए साहब, आपका टेस्ट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमारा अगला काम होता है कि हम एक स्पेसर लेते हैं, इन्हेलर लेते हैं, और आपको हम इन्हेलेशन के लिए दवाई देते हैं। हमने देखा कि आपकी साँस की नलियाँ दबी हुई हैं। साँस की नलियाँ दबने के बाद मैं एक ब्रोंकोडायलेटर दवा देने जा रहा हूँ। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि क्या मेरी दवा आपकी साँस की नलियों को खोल पाती है या नहीं खोल पाती। ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी मैं फिर से आगे चल के आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वीडियो में क्या होता है। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि मैंने इन्हेलर लिया, स्पेसर लिया, और स्पेसर में ये डाल के हम आपको इन्हेलेशन देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो स्पेसर है ये सिर्फ़ बच्चों के लिए है, एडल्ट्स के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ साहब, अगर आप स्पेसर के साथ इन्हेलर को यूज़ करते हो ना, तो जो दवा का जो फेफड़े में डिपॉज़िशन है, जो लंग डिपॉज़िशन है, वो बहुत अच्छा होगा।
ज़्यादा अच्छे से ये दवा काम करेगी। तो मेरे अनुसार चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको अगर आप मीटर डोज़ इन्हेलर यूज़ कर रहे हो तो उसको स्पेसर के साथ यूज़ करना चाहिए। आपका रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन या आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको कितना डोज़ लेना है और वो डोज़ लेने के बाद हम आपको फिर ये देखते हैं कि ये बेसिकली जो साँस की नलियाँ हैं, मेरे को ये देखना है कि दवा देने के बाद वो थोड़ी डायलेट हुई कि डायलेट नहीं हुई, जो सिकुड़ी हुई थी वो खुली कि नहीं खुली। और ये करने के बाद हम लगभग 15 मिनट का इंतज़ार करते हैं। कुछ सेंटर्स में लोग 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, कुछ सेंटर्स में लोग 20 मिनट इंतज़ार करते हैं। मोटा-मोटी अधिकतर सेंटर्स में लोग 15 मिनट का इंतज़ार करते हैं और कुछ अलग तरह की भी दवाइयाँ होती हैं, जिनमें इवन जैसे हम वो कुछ मस्कराइनिक एजेंट्स होते हैं, जब उनसे हम ब्रोंकोडायलेटर इफ़ेक्ट देख रहे होते हैं, तो उनमें इवन हम 30 मिनट्स के लिए भी कई बार वेट करने की बात करते हैं। बट अधिकतर केसेज़ में जब हम साबाज़ यूज़ कर रहे होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, तो उसमें मोटा-मोटी अधिकतर लोग 15 मिनट्स वेट करेंगे कि जो मैंने दवा दी, उस दवा का असर आ जाए और अगर आपकी साँस की नलियाँ दबी हुई थी, तो वो खुल जाए और उतने के बाद हम इन टेस्ट को रिपीट करते हैं कि चलिए फिर से अब आपकी साँस की हम जो फूँक मारने का टेस्ट है, वो हम दोबारा रिपीट करते हैं और दोबारा रिपीट करके देखते हैं कि वैल्यूज़ में कितना अंतर पड़ा, ये दवा आपके लिए काम कर रही है कि नहीं, ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी है कि नहीं। और फिर से हम एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, हम देखेंगे ग्राफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, आप ठीक से कर पाए हो कि नहीं और फिर अगर वो आप ठीक से कर पाए हो, उन ग्राफ्स को हम एक्सेप्ट करते जाएँगे। मिनिमम 3 ग्राफ्स हम फिर से निकालने की कोशिश करेंगे दवा देने के बाद, ठीक है। अब दवा देने के बाद हम और क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, एक बार ये आ जाता है तो हम ग्राफ्स को रीड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप 2 पैनल्स देख रहे हैं, इसमें जो पहला वाला पैनल है, ये इन्हेलर के पहले का ग्राफ है। ये आपका फ्लो वॉल्यूम लूप है और ये आपका वॉल्यूम टाइम वाला ग्राफ और ये जो येलो में जो है, ये बिफोर इन्हेलर वाला ग्राफ है और ये जो बाद में पर्पल में जो ग्राफ जनरेट हो रहा है, ये आफ्टर इन्हेलर वाला ग्राफ है। तो अब आप देखिए, जहाँ पे ये प्री और पोस्ट दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है। ये पर्पल वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो जो फ्लो रेट है ना, इस पेशेंट में वो इस येलो वाले से ज़्यादा है। यानी कि इन्हेलर देने के बाद वो साँस ज़्यादा तेज़ी से छोड़ पाया। इनफैक्ट वो वॉल्यूम भी ज़्यादा निकाल पाया और अगर मैं इस वॉल्यूम टाइम ग्राफ की बात करूँ, तो आपको ये दिखता है कि 1 सेकंड में जब प्री इन्हेलेशन वो सिर्फ़ ये पेशेंट इतनी ही हवा बाहर निकाल पा रहा था लगभग 2 लीटर्स, जबकि ये देने के बाद 1 सेकंड में वो लगभग 2.5 लीटर्स हवा बाहर निकाल पाया। तो एक बड़ा फ्रैक्शन ये पेशेंट बाहर निकाल पाया इन्हेलर देने के बाद, जो कि इन्हेलर देने के पहले नहीं था। तो इन्हेलर देने के बाद स्पीड बढ़ गई, वो फ्लो रेट बढ़ गया जितने के साथ वो पेशेंट हवा तेज़ी से फूँक मार रहा था, वो वॉल्यूम बढ़ गया और बहुत ही कम टाइम में पेशेंट ज़्यादा हवा बाहर निकाल पाया। इसका ये मतलब है ये जो दवा थी ये ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं। ये साँस की नलियों को हम जो साँस की नलियाँ दबी हुई हैं, हम उनको खोलने के लिए देते हैं। जो साँस की नलियाँ नैरो हैं, उनको ओपन अप करने के लिए देते हैं और इसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स। तो ब्रोंको जो शब्द है उसका मीनिंग है सांस की नली और डायलेटर मतलब कि अगर वो नैरो थी तो हमने उनको ओपन अप किया, हमने उनको खोला, हमने उनको डायलेट किया, ठीक है। और अगर ये रिस्पॉन्स सिग्निफिकेंट है, आपको जैसे यहाँ पे विजुअली भी आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि हाँ दोनों में अंतर अच्छा खासा दिख रहा है। हमारे अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं उसके ऊपर से हम डिसाइड कर लेते हैं कि ब्रोंको डायलेटर रिस्पॉन्स है कि नहीं। और जब ब्रोंको डायलेटर रिस्पॉन्स हमें दिखता है तो हम कहते हैं भाई साहब ये आपका जो एयरवे है वो रिस्पॉन्सिव है इन दवाइयों को, आपको ये दवा चालू रखनी चाहिए, ठीक है। प्लस जो दमा होता है, दमे में हम ये कहते हैं कि आप में ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो एसेंशियली इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यूज़ अंतर हैं, तो पहले साँस की नली ज़्यादा दबी हुई थी और साँस की नली बाद में ज़्यादा खुली हुई है। ये जो चीज़ है जो मैं अस्थमा एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाऊँगा, आप उसमें एक बार जाके समझ लीजिएगा कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलिटेशन, अस्थमा के सिम्पटम्स ये सब क्या होते हैं। बट मोटा-मोटी इतनी तो फिर भी बात आपको समझ में आ रही होगी कि दवा देने के बाद इसमें अंतर पड़ा। ओके, एक चीज़ आपको दमा होने के बावजूद भी ये टेस्ट नॉर्मल आ सकता है।
तो जो स्पाइरोमेट्री वाला टेस्ट है ना, ये रूल इन करता है, रूल आउट नहीं करता। तो अगर आपका टेस्ट पॉज़िटिव है तो आपको दमा है या ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिज़ीज़ है या सीओपीडी है। लेकिन अगर टेस्ट नॉर्मल आता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दमा आप में सस्पेक्ट कर रहा हूँ, दमा मेरे लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो उसमें कई बार ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स भी मेरे को नहीं मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स मेरे को नहीं मिलेंगे। कई बार ये हो सकता है कि आप बहुत अच्छे दवाइयों के ऊपर हैं, आपका बड़ा अच्छा कंट्रोल है, अंदर साँस की नलियों की सूजन कंट्रोल्ड है और साँस की नलियाँ काफ़ी खुली हुई हैं, मैं उनको और डायलेट नहीं कर सकता और मेरे को ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स मिल नहीं रहे। तो उसमें भी आपका नॉर्मल होगा। कई बार ऐसा होगा कि ये एक टाइम वेरिएबल बीमारी है, कभी आपकी साँस की नैरो नैरो होंगी, कभी खुली हुई होंगी, कभी नैरो होंगी, कभी खुली हुई होंगी। दमा में ऐसा होता है, अस्थमा में ऐसा होता है। हम कहते हैं टाइम के साथ हमें वेरिएबल सिम्पटम्स मिलते हैं। ये वेरिएबिलिटी दमा की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हो सकता है जब मैंने टेस्ट किया हो, उस समय मेरे को कोई ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स ना मिला हो। तो उसमें कई बार हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, हम आपका अभी टेस्ट कर लेते हैं और जब आप अगली बार आइएगा, हम एक बार दोबारा टेस्ट कर लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि इंट्रा विजिट वेरिएबिलिटी मेरे को ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट इंटर विजिट 2 विजिट्स के बीच में मेरे को इतना रीडिंग में डिफरेंस मिल गया कि फिर से मेरे ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्सिवनेस के क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। ठीक है? कई बार ऐसा होगा कि उन सब चीज़ों में भी नहीं मिल रहा होगा, तो उसके लिए कई बार बड़े स्पेशल मेबी कई बार उसके पहले भी अगर आपकी तबीयत ठीक है, अगर आपने उस समय किया है और मेरे को लगता है कि आपको दमा है या अस्थमा है, तो कई बार मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ठीक है, जब आपकी तबीयत खराब हो, आप तब आइए, हम ये टेस्ट तब करके देख लेंगे। और कई बार कुछ केसेज़ में और बहुत कम केसेज़ ऐसे होते हैं जहाँ प्रोवोकेटिव टेस्टिंग की जाती है कि हम कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ प्रोवोक कराते हैं और देखते हैं कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन आया और उतने के बाद हम दमा का एक डायग्नोसिस बना रहे होते हैं, बट वो टेस्टिंग्स बड़ी कम की जाती हैं। बट ये समझ लीजिए कि ये रूल इन करता है पायरोमेट्री, रूल आउट नहीं करता। अल्टीमेटली लिसन टू व्हाट योर डॉक्टर हैज़ टू से। अधिकतर लोग टेस्ट दमा का ठीक से कर पाएँगे, स्पाइरोमेट्री ठीक से कर पाएँगे, चाहे उनको दमा हो, चाहे उनको सीओपीडी हो। आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, आपकी जितनी अच्छी समझ होगी इस टेस्ट की, आप उतना बेहतर कर पाइएगा और आपको जो यूजुअली टेक्नीशियंस होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं, आपको काफ़ी प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, काफ़ी मदद कर रहे होते हैं, तो मेजॉरिटी लोग टेस्ट कर पाएँगे। फिर भी कुछ लोगों से टेस्ट नहीं हो पाएगा, स्पेशली छोटे बच्चे, बहुत फ्रेल लोग और इवन इन बिटवीन वाले भी लोग जो नॉर्मल एज ग्रुप मतलब से मेरे 30-40s 50s के भी हैं, जिनको कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं है। कई बार ये टेस्ट ही साहब इतना एफर्ट डिपेंडेंट है कि हम सबसे एफर्ट नहीं निकलवा पाते। तो अगर टेस्ट ना भी हो पाए तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास और स्पेशल टेस्ट हैं। लाइक द कॉमनेस्ट टेस्ट जो इसके अलावा जो हम यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे एफर्ट की कोई चिंता नहीं होती, वो रेस्पिरेटरी ऑसिलोमेट्री है। बट बहुत सारे लोगों के पास रेस्पिरेटरी ऑसिलोमेट्री के लिए मशीन्स नहीं होती और थोड़ा-सा उसमें एक्सपर्टीज़ का भी इश्यू है कि सब लोग उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर पाएँ, तो चिंता मत करिए और भी तरीके हैं जिनसे आपको फर्दर टेस्ट किया जा सकता है। उम्मीद है कि मैं अच्छे से आपको स्पाइरोमेट्री टेस्ट कैसे किया जाता है और हम मोटा-मोटी इन टेस्ट को ग्रॉसली कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो शायद समझाने में कुछ हद तक तो कामयाब हो ही गया होऊँगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो